Friend, today we are going to have discussion on heart care and chest care in winter season. And for discussion on this very topic, we have in the studio Dr. K.K. Agarwal. He is a well-known cardiologist and senior physician. And for his contribution in medical field, he has been awarded Padma Shri and B.C. Rai Award. And he has also started a sort of health journalism in India. And he regularly organizes health mela to make the people aware about the heart diseases and other diseases. So, on your behalf, I welcome Dr. K.K. Agarwal for the lecture on this very topic. Welcome, sir. Thank you. And the topic given to me is the care of the heart and care of the lungs in winter season. And as the time permits us, let's divide it into two segments. First, we will talk about care of the heart, and then we will take it to specifically care of the heart in winter season. Now, heart attacks are very common in India. Unfortunately, heart disease doesn't occur in wild animals. जंगल के जानवरों को हार्ट अटैक नहीं होता, उनको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स नहीं होते. लेकिन चिड़ियाघर के कुत्ते को, चिड़ियाघर के शेर को, लेबोरेटरी के रैबिट को, घर के पालतू कुत्ते को हार्ट अटैक हो सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि देयर इज समथिंग विच इज प्रिवेंटेबल. जिस शेर को जंगल में रहता है हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन चिड़ियाघर में आके हार्ट अटैक होता है, इसका मतलब है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर सेल्फ क्रिएटेड. हम इसको बचा सकते हैं. लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स यानी कि जो बीमारियां जानवरों को नहीं होती, जैसे कि हमारे पास में हार्ट अटैक है, ओबेसिटी है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कैंसर है. These are all lifestyle disorders. We are not supposed to get them, but they are number one killers. Maximum heart attacks in India are because of, maximum deaths in India are because of heart attacks. Maximum deaths in women are because of heart attacks. There is a statistics in Delhi that out of 2.4 lakhs people admitted every year in Delhi, 15% of them are admitted because of heart ailments. That means heart disease is a number one killer. It's a lifestyle disorder. अगर हम हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो आई विल फर्स्ट गिव यू ए फ्यू एग्जांपल्स. माय फर्स्ट एग्जांपल इन प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक विल बी द फार्मूला ऑफ 80. अगर आप चाहते हैं 80 साल की उम्र तक आपको हार्ट अटैक ना हो या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ना हो, तो 80 का फार्मूला याद रखिए. ये 80 का फार्मूला क्या है? दिल की धड़कन यानी कि पल्स रेट, हार्ट रेट, नीचे का ब्लड प्रेशर. वी हैव टू ब्लड प्रेशर, ऊपर की रीडिंग और नीचे की रीडिंग. ऊपर की रीडिंग को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, नीचे को डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं. सो नीचे का ब्लड प्रेशर, फास्टिंग शुगर, 8 घंटे बिना खाए अगर आप शुगर टेस्ट कराओ उसकी रीडिंग, गंदे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल. 5 प्रकार का कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें से एक कोलेस्ट्रॉल एलडीएल यानी कि गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है. और पेट की चौड़ाई जिसको हम बोलते हैं पेट का मोटापा, तोंद जिसको बोलते हैं हम लोग, इन सबको 80 से कम रखें. यानी कि योर एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, लोअर ब्लड प्रेशर, फास्टिंग शुगर एंड बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, पल्स रेट, ऑल शुड बी लोअर देन 80. अगर आप इनको 80 से कम रखेंगे तो 80 साल तक आपको हार्ट अटैक होने की संभावना कम है. अब इसके लिए क्या करें? वो भी फार्मूला ऑफ 80 है कि दिन भर में 80 मिनट चलें, हफ्ते में 80 मिनट तेज चलें, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट रोज तेज चलें. तेज चलने का मतलब क्या है? 1 मिनट में 80 कदम. ये तो हो गया वॉकिंग. दूसरा हो गया खाना. खाना जितना आप कम खाएंगे उतना सेहत के लिए अच्छा है. अब देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम प्रोटीन्स में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं. तीनों को मिलाऊं तो 6 कैलोरीज हुई. यानी कि 1 ग्राम खाने में 6 कैलोरीज होती हैं. जितना आपका वजन है उसको 30 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर ऑफ कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट हो गई. यानी कि अगर आपका वजन 60 किलो है तो 1800 कैलोरीज चाहिए. 1 ग्राम में 6 कैलोरीज हैं तो कितना हुआ? करीबन आपका 275 ग्राम आपका जो है खाना हुआ, 300 ग्राम खाना हुआ. यानी कि एक दिन में 300 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं खाना.
अगर आप एक दिन में 300 ग्राम से ज़्यादा खाना खाएंगे तो पेट का मोटापा होगा, डायबिटीज़ आएगी, ब्लड प्रेशर आएगा, हार्ट की बीमारी आएगी। और हम लोग क्या कहते हैं, पूरा खाना खाने के बाद में 300 ग्राम जलेबी खा जाते हैं। सो रिमेंबर, आपने खाना कम खाना है, जितना खाना कम खाएंगे उतना अच्छा है। तो एक बार में 80 ग्राम से ज़्यादा खाना नहीं, और एक बार में 80 ml से ज़्यादा लिक्विड कैलोरीज आपने नहीं लेने। लोग कहते हैं प्राणायाम करो, यस प्राणायाम करो, कितना, 80 साइकिल। अगर आप अनुलोम विलोम करते हो, पैरासिम्पैथेटिक ब्रीदिंग करते हो, कोई भी प्राणायाम करो तो 80 साइकिल प्राणायाम की करो। 80 मिनट अपने आप को दो, यानी कि हंसो, मुस्कुराओ, लोगों के साथ में मिलो जुलो, पढ़ो, टीवी देखो, कुछ भी देखो। गिव 80 मिनट ऐसी चीज़ को जो आपको रिलैक्स करता है। साल में 80 दिन अनाज मत खाओ। देखिए, बीमारी हमारे यहाँ पे हार्ट की बीमारी का जो रिलेशन है वो है पेट के मोटापे से, वो है पॉट बेली ओबेसिटी से, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। हमारे शरीर में ब्लड में अगर इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा होगी और वो काम नहीं करेगी तो हमारे में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। इंसुलिन कब बढ़ेगी हमारे शरीर में, जब हम चीनी, चावल, मैदा या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएंगे। अब याद रखिए, हमारे संस्कारों में क्या लिखा हुआ था, हमारे संस्कारों में लिखा हुआ था बड़ा क्लियरली कि अगर आप रोज अनाज खाएंगे तो आपको बीमारियां होंगी। इसीलिए हमारे को बोला गया था कि हफ्ते में एक दिन फास्ट रखो, उपवास रखो, महीने में एक दिन एक्स्ट्रा उपवास रखो, और साल में 2 बार 9 दिन के नवरात्रे रखो। कुल मिला के 80 फास्ट हो गए। ये भी फार्मूला ऑफ 80 हो गया, यानी कि साल में 80 दिन अनाज मत खाओ। किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में बैठते हो जहां बहुत शोर है तो 80 डेसिबल से ज़्यादा के शोर के अंदर में जाके ना बैठो। सिगरेट ना पियो, पियोगे तो 80,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। शराब ना पियो, अगर पीते हैं तो 80 ml से कम। अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको शराब नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो 80 ml से ज़्यादा शराब पियोगे तो लिवर खराब हो जाएगा। एक हफ्ते में 80 ग्राम से ज़्यादा शराब पियोगे तो आपका लिवर पक्का डैमेज होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें तो 80 का फार्मूला हुई। ताली बजाएं तो 80 बार, हंसे तो 80 बार, मुस्कुराएं तो 80 बार दिन भर के अंदर में। अगर आप ये सारा करते हो तो आपको 80 साल तक हार्ट की बीमारी और लंग्स की बीमारी और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस कम है। ये हो गया फार्मूला ऑफ 80। अब दूसरा लेके चले, अगर कोई आदमी मर जाए तो क्या करें, तो उसके लिए फार्मूला ऑफ 10 है। हमारे शरीर के अंदर में आयुर्वेद के अनुसार में हमारे शरीर में 5 वायु हैं। उसमें से जो 2 वायु प्रमुख हैं वो हैं प्राणवायु और उदान वायु, जिसको हम लोग एलोपैथिक लैंग्वेज में ब्रेनसम रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ये वायु मेरे शरीर में मरने के बाद, यानी कि व्यान वायु या कार्डियक अरेस्ट होने के बाद में 10 मिनट तक शरीर नहीं छोड़ती। और जब मैं 10 मिनट तक मरूंगा नहीं, यानी कि जिंदा हो सकता हूं, तो 10 मिनट के अंदर 10 मिनट तक, दैट मीन्स विद इन 10 मिनट्स ऑफ डेथ मीन्स कार्डियक अरेस्ट, फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स 10 into 10 100 पर मिनट की स्पीड से अपनी छाती पीटने के बदले उसकी छाती पीटो। लोग क्या करते हैं, कोई मर जाता है तो बोलते हैं हाय राम मेरे छोरे ने बचाओ, अपनी छाती पीटते हैं। अपनी छाती मत पीटो, मरे हुए आदमी की चेस्ट कंप्रेस करो। उसकी चेस्ट को अगर आप 1 इंच तक कंप्रेस करें छाती के बीचों बीच 100 पर मिनट की स्पीड से, तो 100 में से 80 लोगों को, मरे हुए लोगों को भी कार्डियक अरेस्ट के बाद में 10 मिनट के अंदर में आप बचा सकते हो। ये तो हो गया कार्डियक अरेस्ट। तीसरा हो गया हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, पैरालिसिस, इनके सिम्टम्स क्या हैं? बड़ा सिंपल है। हार्ट अटैक का मतलब है कि छाती के बीचों बीच घुटन, भारीपन, जलन, दर्द, बर्निंग, कोई भी चीज़ अगर आपको हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी छाती के बीचों बीच हाथी ने पैर रख दिया। ये क्या हुआ? ये हार्ट अटैक का लक्षण है। जिंदगी में पहली बार 40 साल के बाद में आपको एसिडिटी का अटैक पड़ रहा है, ये हार्ट अटैक हो सकता है। जिंदगी में पहली बार आपको अस्थमा का अटैक पड़ा हो 40 साल के बाद, ये हार्ट अटैक हो सकता है। सुबह उठ के आप उठे बोले वीकनेस लग रही है, ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। सुबह 3 बजे उठ गए, आपको लग रहा है घुटन हो रही है, खिड़की खोल दो, ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। लोग क्या करते हैं, खिड़की खोल के खड़े हो जाते हैं और 2 मिनट के बाद में आके लेट जाते हैं, अब ठीक हो गया। वो ठीक नहीं हुआ, वो हार्ट अटैक से पहले का लक्षण था, वो रह गई आधे मिनट तक। आधे मिनट के बाद में अगर आप खिड़की नहीं खोलते तो भी ठीक हो जाता। अगर आपको हार्ट अटैक सबसे ज़्यादा सुबह के समय होता है और मरने की संभावना भी सुबह के समय ज़्यादा होती है। तो ये तो 3 चीज़ें हमारी हो गई हार्ट के बारे में। अब इसी को हम विंटर से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। विंटर के अंदर में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। विंटर में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सडन मौत विंटर में होती है। ब्रेन हेमरेज भी इसी टाइम पे होता है, पैरालिसिस भी इसी टाइम पे होती है। विंटर को हम क्या माने, हम आयुर्वेद की दृष्टि से लेके चलें तो जो मेरे शरीर के अंदर हो रहा है वही बाहर हो रहा है। अब देखिए,
विंटर के अंदर में मेरे ब्लड प्रेशर का, नीचे का ब्लड प्रेशर वेट विंटर में, अभी हमारा वेट विंटर चल रहा है, धुंध है, थोड़े दिनों के बाद में शीत लहर आएगी, ड्राई विंटर चालू हो जाएगा। जैसे जनवरी आएगी हमारा ड्राई विंटर चालू हो जाएगा। ड्राई विंटर में क्या होगा, शीत लहर चलेगी। शीत लहर के अंदर में ऊपर का ब्लड प्रेशर, और अर्ली विंटर में हेमंत ऋतु के अंदर में हमारा जो है नीचे का ब्लड प्रेशर, पौष मंथ के अंदर में नीचे का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और जब ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाएगा तो उसके प्रेशर को रोकने के लिए या तो नक्सीर होगी, अगर आप लकी रहे तो नाक की आपकी नस फट जाएगी और आपको नक्सीर हो जाएगी, नहीं तो सीधा आपकी ब्रेन की हेमरेज हो जाएगा या हार्ट के नस के अंदर में जाके क्लॉट बन जाएगा और आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है। और हार्ट अटैक हुआ तो सडन डेथ भी हो सकती है। तो विंटर में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं, विंटर में सबसे ज़्यादा पैरालिसिस होती है, विंटर में सबसे ज़्यादा ब्रेन हेमरेज होती है, और उसी कारण से कार्डियक अरेस्ट होकर विंटर में सबसे ज़्यादा डेथ होती है। और देखिए अब क्या हो रहा है विंटर में, अब क्रिसमस कल गई, क्रिसमस के बाद में न्यू ईयर्स तक लोग छुट्टी पे जाएंगे। अब क्या होगा, सारे सीनियर डॉक्टर छुट्टी पे चले जाएंगे, आधे रह जाएंगे। नर्सेज ज़्यादातर क्रिश्चियंस होती हैं, आधी रहेंगी। और इस टाइम में अगर आपने हार्ट अटैक पाया भी और अस्पताल में गए तो पता लगा जी स्टाफ छुट्टी पे है, आधे ज़्यादा लोग वहाँ पर नहीं है, और ज़्यादा पेशेंट्स आ जाएँ तो वहाँ पर भी नुकसान होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है विंटर में वो क्रिसमस और न्यू ईयर्स के बीच में होता है। न्यू ईयर्स के बाद में हमारी ड्राई विंटर चालू हो जाएगी। 14 तारीख से हमारे यहाँ पे लग जाएगा, हमारा मकर संक्रांति जब वहाँ पर आएगी तो हमारे यहाँ पे दक्षिणायन से उत्तरायण स्टार्ट हो जाएगा, दिन बड़े होने चालू हो जाएंगे। अभी हमारी रातें बड़ी होनी चालू हो रही हैं। उत्तरायण जब स्टार्ट हो जाएगा 14 जनवरी के बाद की जो पूर्णिमा आती है, जो कि करीबन 20 तारीख 18, 19, 20 तारीख के आसपास आती है, उस वक्त में हमारे आयुर्वेद के अनुसार में वात और हमारी एलोपैथी के अनुसार में हमारा मूवमेंट डिसऑर्डर हमारे शरीर में बढ़ जाता है। उस समय में आपको अगेन हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा है। यानी कि आज से लेके 20 जनवरी तक हार्ट अटैक और पैरालिसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है मेडिकली। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं पेशेंट्स को, नंबर 1, अगर आपको हार्ट अटैक होने की संभावना है और आपको पता नहीं है, चेकअप करा लो। दूसरा, आप हार्ट के मरीज हो तो रात के समय में दवाइयाँ ले लो, अपनी डॉक्टर के पास जाओ, दवाइयों की मात्रा बढ़वाओ, दवाइयाँ रात को लो, अर्ली मॉर्निंग आप दवाई मत लो। अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अर्ली मॉर्निंग लोग लेट उठते हैं। लेट उठने के कारण से सुबह का टाइम जो है जब हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है, दवाई शरीर में नहीं है तो हार्ट अटैक फेटल हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से बात करें कि मेरी दवाइयों की मात्रा बढ़ाएं, मेरी दवाइयाँ रात को लें। उसके अलावा सुबह के समय जो आप वॉक करते हो वो जब धूप आ जाए तब वॉक करना। मॉर्निंग वॉक मीन्स सन बाथ। मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट 5 o'clock, 4 o'clock, 6 o'clock। मॉर्निंग वॉक का मतलब है कि धूप के अंदर में आपने चलना है, और धूप गर्मियों में थोड़ा लेट आती है तो आप लेट वॉक के लिए निकलिए। ये नहीं कि सुबह 5 बजे निकल गए। और जब आप एकदम से घर से बाहर निकलते हैं वॉक करने के लिए तो नंबर 1, अपना हीटर, रूम हीटर को आधा घंटा पहले बंद कर दें ताकि गर्म सर्द ना हो। एकदम बाहर निकलते ही आपको फ्लू ना हो जाए, ठंड ना कैच कर ले, आपको निमोनिया ना हो जाए, आधा घंटा पहले बंद कर दो। और जब बाहर निकलें तो मंकी कैप जरूर पहने, हाथ में दस्ताने हो, पैर में मोजे हो और मंकी कैप हो। मंकी कैप से क्या होगा, आपके कान, आपका गला, आपका नाक, इसके अंदर में एकदम से हवा घुस के आपको निमोनिया या फ्लू एकदम से आपको जो है नहीं पैदा करेगी, आपको एकदम से अस्थमा का अटैक नहीं पैदा करेगी, सीओपीडी का अटैक नहीं पैदा करेगी। ये प्रिकॉशन सुबह चलने से पहले जरूर लें। अब लोग क्या करते हैं, सवेरे उठते ही कहते हैं ठंड लग रही है, एक सिगरेट पी लो। पहले ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, सिगरेट पिया और ब्लड प्रेशर बढ़ा, एकदम से हार्ट अटैक हो गया। लोग क्या कहते हैं कि मेरे को बेड टी चाहिए, और 2-3 कप बेड टी पी जाएंगे, बेड टी से भी आपका ब्लड प्रेशर एकदम से ऊपर में हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी ब्रांडी दे दे, वैसे तो शराब पीते नहीं लेकिन ठंड को दूर करने के लिए ब्रांडी लेने की कोशिश करते हैं, ब्रांडी से भी मेरे को ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो हम जो सारी हरकतें करते हैं कि सुबह लेट उठे, दवाई नहीं खाई, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी ली, सिगरेट पी ली या ब्रांडी पी ली, और हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, पहले से ही संभावना ज़्यादा होती है, तो इस टाइम पे हम हार्ट अटैक को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। फ्लू इस महीने में बहुत ज़्यादा होता है जब हम चेस्ट की बात कर रहे हैं तो, और इस महीने में फ्लू हार्ट अटैक को भी प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसी महीने में फ्लू का इंजेक्शन आता है, हर साल फ्लू का इंजेक्शन जरूर ले लें ताकि आपको फ्लू ना हो, और अगर फ्लू हो गया, बिगड़ गया, तो आपको निमोनिया हो सकता है। सबसे ज़्यादा डेथ विंटर के अंदर में या हार्ट अटैक से होंगी या फिर फ्लू और निमोनिया से होंगी। क्या होगा, एकदम से आपको लगेगा कि कैच कर लिया, खांसी हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया, एक्सरे कराएंगे तो निमोनिया है, और निमोनिया से आपकी एकदम से रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट हो सकता है, सेप्सिस हो सकती है, ब्रेन में इन्फेक्शन जा सकता है। तो ये भी बड़ा डेंजरस होता है इस टाइम पे फ्लू और निमोनिया। और खासकर किनको, एल्डरली लोगों को, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उनके अंदर में क्या होता है, रेजिस्टेंस लो होता है, उनको पता भी नहीं लगता कब उनको निमोनिया हो गया। उनको बुखार से तप के पड़े हुए, आपने ध्यान नहीं दिया और शाम तक पता लगा कि उनकी डेथ हो गई।
सो एल्डरली लोगों में और छोटे बच्चों में निमोनिया एकदम से इस सीजन के अंदर में कैच कर सकता है। सीओपीडी जिसको हम बोलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसको बोलते हैं एडल्ट का अस्थमा, बूढ़ों का अस्थमा। जब एक होता है बच्चों का अस्थमा, एक होता है बड़ों का अस्थमा। बड़ों के अस्थमे में सीओपीडी हर साल विंटर में लोगों को खांसी चालू होगी और 2 महीने तक खांसी चलती रहेगी। ये भी इस सीजन में ज़्यादा होता है, विंटर से प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे हार्ट की और फेफड़ों की अगर मेरे को पूरी जांच करनी है तो विंटर के अंदर में मुझे प्रिकॉशंस लेनी बहुत ज़रूरी है। विंटर के अंदर में अगर मेरी प्रिकॉशंस नहीं लूँगा तो मेरे को तकलीफ़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विंटर में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। विंटर को हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं विंटर ब्लू। लोग धूप में नहीं बैठते, लोग घर के अंदर रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं, लेट उठते हैं, उससे डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन होता है, दवाई खाने का मन नहीं करता। एक तो डिप्रेशन, दूसरा दवाई खा रहे हैं, तो अगर आपने वो नहीं खाई तो इससे भी आपको हार्ट के ऊपर में, फेफड़ों में परेशानी आपको हो जाती है। इस डिप्रेशन के अंदर में और क्या होता है, आपका मन करता है चीनी और खट्टा मीठा नमकीन खाने का। जब आप खट्टा मीठा नमकीन ज़्यादा खाओगे तो उससे नीचे का ब्लड प्रेशर, उससे डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उससे मोटापा हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि विंटर के अंदर में लोग वजन ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, इसलिए विंटर के अंदर में ये प्रॉब्लम भी आती है। विंटर्स में ड्राइनेस भी होती है। जब विंटर में ड्राइनेस होगी तो आप खुजाते रहोगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है और आप अपने शरीर को खुजा रहे हो क्योंकि आपके शरीर के अंदर में ड्राइनेस है, तो उससे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो विंटर के अंदर में क्या क्या चीज़ें हुई, हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा हैं, ब्लड प्रेशर के चांसेस ज़्यादा है, विंटर के अंदर में पैरालिसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ड्राइनेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, विंटर के अंदर में निमोनिया, फ्लू जैसे मैंने बताया, ये सारी चीज़ें विंटर के अंदर होने में चांसेस ज़्यादा हैं। अब और क्या होता है विंटर के अंदर में, आप जा रहे हो, धुंध है, धुंध के अंदर में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा तो आपका विंटर के अंदर में एक्सीडेंट होने से खतरे ज़्यादा होते हैं। इसलिए ड्राइव करते हुए आपको ध्यान देना चाहिए कि आप विंटर के अंदर में जो ड्राइव कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अगर आपको कम दिखता है तो और ज़्यादा आपको प्रॉब्लम विंटर के अंदर में हो सकती है। अब दूसरी चीज़ है कि 25 दिसंबर से लेके 1 जनवरी तक अब सीज़न है, फेस्टिव सीज़न। लोग खूब मस्ती मारेंगे, शाम को लेट नाइट करेंगे। अब लेट नाइट करेंगे तो क्या करेंगे लोग, सिगरेट, शराब, जुआ, मस्ती, ये चीज़ें बढ़ जाती हैं इसके अंदर में। अब देखिए, अगर आप हम शराब के बारे में थोड़ी बात करें। नॉर्मल शराब का मतलब है हेल्थ फ्रेंडली शराब होती है सोशल इवनिंग, यानी कि सूर्य अस्त से पहले, और उसकी नॉर्मल मेडिकल डोज है 6 ग्राम्स, यानी कि 18 ml। 18 ml से ज़्यादा शराब आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। 80 ml तक हम सेफ लिमिट मानते हैं, बट मेडिसिनल वैल्यू इसकी 6 ग्राम यानी कि 18 ml है। लोग क्या करते हैं, इस सीज़न के अंदर में बहुत ज़्यादा शराब पिएंगे। अगर आपने एक दिन में 6 पैग यानी कि 180 ml शराब पी, या 1 घंटे में 5 पैग यानी कि 150 ml आपने शराब पी, अचानक से हार्ट की अरिदमिया होके, फेटल अरिदमिया होके आपकी डेथ हो सकती है। औरतों में आधी, लेकिन आप देखेंगे न्यू ईयर्स का टाइम है, लोग शराब इतनी पीते हैं आप सोच नहीं सकते। मुझे याद है आज से 1 साल पहले एक आदमी ने घर में पार्टी करी और उस पार्टी के अंदर में उसने शराब बांटी, लोगों ने शराब पी। शराब पी के एक आदमी घर से बाहर निकल गया, और जब वो आदमी घर से बाहर निकला तो उसको कोई छोड़ने वाला नहीं था। वो वहीं पर ही बाहर एक गाड़ी की डिक्की में जाके सो गया और सवेरे मरा हुआ मिला। तो कहने का मतलब है कि अगर आप घर में शराब की पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आपकी ये ड्यूटी है कि किसी को 2 पैक से ज़्यादा सर्व ना करें। आपकी ड्यूटी है कि उनकी चाबियां पहले ले लें। आपकी ड्यूटी है कि उनसे पूछें आपके साथ में ड्राइवर है कि नहीं। आपकी ड्यूटी है ये देखना कि ड्राइवर को शराब ना मिले। आपकी ड्यूटी है कि अगर उसके पास में शराब के पास में उसके पास ड्राइवर नहीं है तो आपका ड्राइवर उसको जाके छोड़ के आए। आप उसको किसी के पास छोड़ नहीं सकते। एक फार्मूला याद रखिए, 1 पैग के बाद में 1 घंटे तक आप शराब नहीं पी सकते। 2 पैग के बाद 2 घंटे तक, 3 पैग के बाद 3 घंटे तक, 4 पैग के बाद 4 घंटे तक, 5 पैग के बाद 5 घंटे तक। ये तो आपकी ड्यूटी बनती है शराब के बारे में। अब आजकल नया ज़माना निकल आया हुक्के का, कि जगह जगह पे विंटर पार्टियां हैं तो लोगों ने घरों में, फार्म हाउसेस के अंदर में जगह जगह पे हुक्के लगा दिए। भाई हुक्का सूंघ के हुक्का लियो, हुक्का पियो और ठंड को भगाओ। ये भी गलत है। अगर आप हुक्के से ठंड को बचाएंगे तो हुक्का भी उतना ही नुकसानदायक है जितना कि बीड़ी और सिगरेट। लोग कहते हैं कि हुक्का तो पानी के थ्रू जाता है, वो भी गलत है। पानी के थ्रू जाता है लेकिन उससे थोड़ी सी एयर कम जा सकती है, लेकिन निकोटीन तो पूरा जाएगा। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर में जो इफेक्ट आएगा वो पूरा आएगा। तो हुक्का भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है।
अब एक और नीचा चीज़ आ रही है विंटर के अंदर में, अचानक आप सुन रहे हो कि शीत लहर से इतने लोग मर गए। पेपर में रोज़ पढ़ते हो तो लिखा होगा वहाँ पे फलानी जगह पे शीत लहर आई, 10 लोग मर गए, 15 लोग मर गए, 20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए। अब ये शीत लहर क्या है? इसको बोलते हैं हम कोल्ड इंडेक्स। शीट हमारे यहाँ पे जो है, जैसा एक हीट इंडेक्स होता है वैसा ये कोल्ड इंडेक्स होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी हवा की मात्रा, हवा की गति कितनी है, यानी कि एयर का जो फोर्स है उसकी मूवमेंट्स कितनी है, और डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर कितना है। जब टेम्परेचर कम हो और साथ में एयर ज़्यादा हो, यानी कि कोल्ड एयर की गति ज़्यादा हो, एयर मूवमेंट ज़्यादा हो, तब हमारे शरीर में एकदम से हमारे को हाइपोथर्मिया हो सकता है। हाइपोथर्मिया का मतलब है हमारे शरीर में टेम्परेचर हमारी बॉडी के अंदर में कम हो गया। जब ये टेम्परेचर डेंजरसली कम हो जाए, मान लो 96 हो जाए, तो अचानक से आपके शरीर के अंदर में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है और आप मर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या लगता है, देखिए आप कभी बाहर जाएं, ठंड लगती है तो क्या होता है, बॉडी शिवर करती है। जब तक बॉडी शिवर कर रही है दैट इज ए गुड साइन। जब बॉडी शिवर करना बंद कर दे तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म खत्म हो गया है, अब हम डेंजर जोन में पहुंच गए हैं। अगर आप सड़क पे जाएं और आपको 2 लोग बिना कपड़ों के दिखाई दें किसी पुल के नीचे, और उसमें से एक ठंड से ठिठुर रहा है और दूसरा बिल्कुल चित्त पड़ा हुआ है, ऐसे लगता है कि सो रहा है, आप क्या करते हो? गलती से कंबल किसको उड़ाते हो? जो ठंड से ठिठुर रहा है। आप ये सोचते हो इसको ठंड लग रही है, इसको कंबल दे दूं। अरे उसकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म कर रही है, दूसरे को बचाओ। दूसरा तो मर रहा है, उसने तो ठिठुरना भी बंद कर दिया, उसका तो बॉडी इतना टेम्परेचर लो हो गया कि वो तो मरने वाला है। सो एब्सेंस ऑफ शिवरिंग, absence of shivering in a cold patient is a bad sign. Remember that. Similarly, in heat stroke, absence of sweating is a bad sign. जब तक पसीना आ रहा है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा है। सो अगर एक पेशेंट को ठंड लग गई, ठंड लगने के बाद में वो ठठुर नहीं रहा, वो डेंजरस है, उसको बचाओ, उसका टेम्परेचर इमीडिएटली ऊपर लाने की कोशिश करो। और अब देखो यहाँ पिक्चरों ने कैसा भयानक लोगों के मन में मिथ डाल रखा है। अब पिक्चरों में क्या दिखाते हैं कि हीरोइन ठंड के अंदर में इसको शीत लहर में बेहोश हो गई, तो हीरो जब तक उसके कपड़े उतार के, उसके सामने कपड़े उतार के शरीर से जिस्म के साथ में गर्मी नहीं देगा और उसके साथ में संभोग नहीं करेगा, गर्मी नहीं आएगी। ये एक मिथ है, इसको आप अपने मन से निकाल दो। गर्मी देने के लिए एक सिंपल, अगर आप उसको कपड़े पहना देते हो अच्छे से और कपड़े पहनाने के बाद में हाथ पैर को रगड़ते जाते हो, इससे भी नॉर्मल गर्मी लोगों को मिल जाती है। इस सिचुएशन, एक और चीज़ याद रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं। कुछ साल पहले एक न्यूज़ आई कि एक बच्चा एक नर्सिंग होम में मर गया। बच्चे की डेड बॉडी को लोग शमशान घाट लेकर गए। शमशान घाट के अंदर में जैसे ही उसके ऊपर में लकड़ी रखी, बच्चा चिल्लाने लग गया। लोगों ने चिल्लाना चालू कर दिया कि डॉक्टर राक्षस, ये अस्पताल राक्षस, ये नर्सिंग होम राक्षस, एक जिंदा बच्चे को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, कोल्ड टेम्परेचर के अंदर में बच्चा नहीं मरता, आत्मा शरीर नहीं छोड़ती जब तक शरीर नॉर्मल टेम्परेचर में ना हो। यानी कि कोल्ड टेम्परेचर में अगर कोई आदमी मरा हुआ है और उसका टेम्परेचर कोल्ड है, उसको मरा हुआ मत मानो, इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाओ। वो आके नॉर्मल टेम्परेचर के बाद में अगर उसको फार्मूला ऑफ 10 करके कार्डियक रिससिटेशन करेगा तो बच सकता है। अब उस बच्चे में क्या हुआ होगा? हाइपोथर्मिया होगा, बच्चे का टेम्परेचर कम होगा। आप उसको शमशान घाट ले गए, वहाँ पे टेम्परेचर मिला, हीट थी सब जगह पे, उसका टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, उसके ऊपर लकड़ी रखी गई, लकड़ी रखने से नेचुरल CPR हो गया और बच्चा उठ के बैठ गया। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो कोल्ड के अंदर में मरे हुए आदमी को भी हम मरा हुआ आदमी नहीं बोलते जब तक बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो। आइए अब हम इन जो हमने लास्ट आधा घंटे में बातचीत करी, इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले है, विंटर में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक होते हैं। किनको हार्ट अटैक ज़्यादा होंगे? जिनको हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होगी। ये लोग कौन होंगे? जिनको डायबिटीज़ होगी। डायबिटीज़ कौन होंगे? जिनको पेट का मोटापा होगा। तो याद रखिए, अपने पेट की चौड़ाई को 80 सेंटीमीटर से कम रखें। अगर आप अपनी चौड़ाई को 80 सेंटीमीटर से कम रखते हैं तो आपको पेट का मोटापा नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगी। और डायबिटीज़ में हार्ट अटैक यूजुअली साइलेंट होते हैं। और डायबिटीज़ अगर सिगरेट पी लें तो और ज़्यादा, वॉक करते हुए सिगरेट पी लें तो और ज़्यादा। बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है कि डायबिटिक आदमी सुबह सुबह वॉक पे जा रहा है, अर्ली मॉर्निंग वॉक, और साथ में सिगरेट पी रहा है। वॉक करने में हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, सिगरेट पीने वालों में वॉक करने वाले को ऑक्सीजन चाहिए, सिगरेट पीने वाला कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है, अचानक आदमी मर सकता है। यानी कि विंटर में हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है? नंबर 1,
पैदल चलना है, रोज़ चलते हैं, आज भी चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा धूप आने के बाद में, यानी कि जब आपकी मॉर्निंग टेम्परेचर थोड़ा सा सन आ जाए ताकि मेरे को सन का बाथ भी मिले, तब मैं वॉक के लिए चलूँगा। दैट इज़ माई फर्स्ट प्रिकॉशन। माई सेकेंड प्रिकॉशन इन विंटर इज कि मैं अपने ब्लड प्रेशर को डॉक्टर से चेकअप कराऊंगा, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखूंगा, नीचे का ब्लड प्रेशर 80 से कम रखूंगा। इसके लिए अगर मेरे को ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बढ़वानी पड़े तो मैं बढ़वाऊंगा। खान पान के अंदर में मैं चीनी, जो खट्टा मीठा नमकीन अपनी डाइट के अंदर में कम करवाऊंगा, खाना कम खाऊंगा, सुबह के समय थोड़ा लेट भी उठता हूँ लेकिन टाइम पे उठ के दवाइयाँ टाइम पे लूँगा। सुबह उठते ही चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, ब्रांडी ये मैं नहीं मानूंगा, अपने रूटीन को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। और फ्लू का वैक्सीन मैंने नहीं लगवाया तो आज ही जाके लगवाऊंगा, निमोनिया का वैक्सीन मैंने नहीं लगवाया तो आज ही जाके लगवाऊंगा, ताकि मेरे शरीर के अंदर में कोई भी नुकसान ना हो। ये बेसिक प्रिकॉशंस अगर मैं करूंगा तो मेरे को हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाएगी। साहब, आपने बताया कि फ्लू का वैक्सीन और निमोनिया का वैक्सीन जरूर लगवाए, तो ये क्या सब लोगों के लिए जरूरी है या कुछ पर्टिकुलर? अगर आप हार्ट के मरीज हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं, अगर आप अस्थमा के मरीज हैं, अगर आपको COPD के नाम की बीमारी है, किडनी के मरीज हैं, तो आपको फ्लू का वैक्सीन हर साल लगवा लेना चाहिए। नॉर्मली तो हम रिकमेंड करते हैं कि हर एक को, जो नॉर्मल आदमी भी है उसको भी लगवाना चाहिए, लेकिन अगर आप जो मैंने कंडीशन बताई हैं या आप नर्स हो, डॉक्टर हो, तो आपको फ्लू का इंजेक्शन हर साल में लगवा लेना चाहिए। जहाँ तक निमोनिया का इंजेक्शन है 5 साल में एक बार लगता है। 60 साल की उम्र के बाद में दोबारा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट इंजेक्शन 60 साल की उम्र में लगता है। इससे अगर आपको निमोनिया होगा तो हल्का होगा, इससे अगर आपको निमोनिया होगा तो आपको मौत होने के चांसेस निमोनिया से कम हो जाएंगे। ये फ्लू और निमोनिया डेडली कब हो, इसका कैसे पहचान हो? एक तो फ्लू एक आध बार हुआ, उसके बाद फ्लू तो हर साल होगा आपको। फ्लू तो साल में 2 बार भी हो सकता है, क्योंकि फ्लू का वायरस बदलता जाता है। और हर साल का वैक्सीन भी इसलिए बदलते हैं क्योंकि फ्लू तो हमारे शरीर में स्ट्रेन बदलता जाता है। जो नॉर्मल हम बात करते हैं खांसी जुकाम की, उसी को फ्लू बोलते हैं। फ्लू का मतलब है कि आपको एकदम से नाक बह रही है और आपकी आंखें बह रही हैं, या आपको खांसी हो गया। याद रखिए कि जिस सोर थ्रोट में खांसी है या नाक बह रहा है वो वायरल है, वो बैक्टीरियल नहीं है, उसमें हमारे को एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका गला खराब है, गले में खराश है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी नहीं हो रही और साथ में नाक नहीं बह रही, ये डेंजरस सोर थ्रोट है। जो बच्चों में हो जाए तो हार्ट को डैमेज कर सकता है, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट बोलते हैं। उस सिचुएशन के अंदर में हमारे को जो एंटीबायोटिक लेनी ज़रूरी होती है। फ्लू में हमें एंटीबायोटिक लेनी ज़रूरी नहीं होती, लेकिन फ्लू खासकर एल्डरली के अंदर में बिगड़ के निमोनिया कर सकता है। निमोनिया करने के बाद में हमारे को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से निमोनिया को बिगाड़ सकता है, वो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है। यानी कि इस सीज़न के अंदर में अगर आपकी नाक बह रही है, इस सीज़न के अंदर में अगर आपको छींकें आ रही हैं, इस सीज़न के अंदर में अगर आपको खांसी आ रही है, तो ये फ्लू है अनलेस प्रूव अदरवाइज। अगर आपको सांस फूल रहा है, या तो अस्थमा का अटैक है या COPD का अटैक है, या फिर आपका फ्लू बिगड़ के आपको अस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस की तरफ ले जा रहा है। और सबसे ज़्यादा मौत हार्ट अटैक के बाद में या निमोनिया से होती हैं या फ्लू से होती हैं। तो नाकें बहना तो फ्लू का लक्षण है, और आंखें बहना जैसा आप बताए। निमोनिया का खास कर लक्षण क्या है? निमोनिया का मतलब है छाती में दर्द होना और सांस फूलना। आदमी बोलेगा कि मेरे को चेस्ट में पेन हो रहा है और साथ में मेरी सांस फूल रही है, ये निमोनिया का लक्षण है। लेकिन एल्डरली, जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, हो सकता है उनको कुछ पता ही ना लगे, उनका निमोनिया हो और आपको पता ही ना लगे। एक चीज़ और याद रखिए, एक्सरे निमोनिया में पहले 24 घंटे में नॉर्मल हो सकता है, और निमोनिया ठीक होने के बाद में एक्सरे कई हफ्ते तक खराब हो सकता है। I would like to interrupt you. We have a caller from Yes. Delhi. जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, अभी आपने एंटीबायोटिक के बारे में बताया था थोड़ा सा। हाँ जी। तो सर, ये प्रोबायोटिक क्या होता है? मैंने अखबार में पढ़ा कि एंटीबायोटिक के साथ डॉक्टर को प्रोबायोटिक भी देना चाहिए। हमारे तो शरीर में इस पे प्रकाश डालें सर। हमारे शरीर के अंदर में छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत होती है मेरा लार्ज इंटेस्टाइन। जो मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो अच्छा खाना था उसको तो छोटी आंत में एब्जॉर्ब हो गया, जो खाना मेरा बेकार है वो बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत छोटी आंत के जंक्शन में और बड़ी आंत के अंदर में मेरे शरीर के अंदर में नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं।
ये नॉर्मल बैक्टीरिया स्केवेंजर्स होते हैं और मेरी बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। ये बैक्टीरिया मेरे शरीर में होना बहुत ज़रूरी है। एंटीबायोटिक जब मेरे खराब बैक्टीरिया को मारेगी तो अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देगी। इन अच्छे बैक्टीरिया को अगर वो मार देगी तो मेरे को डायरिया हो सकता है, मेरे को पेट में दर्द हो सकता है, मेरा पेट खराब हो सकता है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि एंटीबायोटिक के साथ में कई बार डायरिया हो जाता है, खासकर पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स के साथ में। उस अच्छे बैक्टीरिया को दोबारा रीजनरेशन करने के लिए हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं जो गंदे बैक्टीरिया को मारे और अच्छे को मार रही है, तो अच्छे की हम और फ्री सप्लाई दे रहे हैं। इन बैक्टीरिया के खाने को हम प्रोबायोटिक्स बोलते हैं। नेचुरल प्रोबायोटिक क्या है? दही। दही के अंदर में सारे बैक्टीरिया हैं। अगर आप दूध के अंदर में बैक्टीरिया डाल दो तो दही जम जाता है। ये सारे बैक्टीरिया, जो नेचुरल प्रोबायोटिक इज दही। जब पुराने ज़माने में प्रोबायोटिक्स नहीं होते थे तो हम दही खिलाते थे। जब भी आप एंटीबायोटिक खाओ तो साथ में दही ज़रूर खाओ, ताकि आपको नॉर्मल बैक्टीरिया मिलते रहें। नहीं तो प्रोबायोटिक का कैप्सूल आपको दे देते हैं और इस प्रोबायोटिक के कैप्सूल से वो दही का काम करता है और आपके शरीर के अंदर में जो नेचुरल बैक्टीरिया हैं वो काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। तो दही सर्दियों के समय में खाना उचित रहेगा? दही के बारे में आयुर्वेद का मेंशन सिर्फ ये है कि दही रात में नहीं खाना, दैट्स ऑल। शाम के समय में नहीं खाना, दिन के समय में आप आराम से दही खा सकते हो। अब ये देखिए, अभी एक मौसम आया था, अभी पौष का महीना चल रहा है और इस महीने के अंदर में खिचड़ी का रिवाज है। अब चलेगी खिचड़ी, अब से लेके 1 महीने तक खिचड़ी का रिवाज आएगा। खिचड़ी के अंदर में क्या है? दाल और चावल। चावल कौन सा? ब्राउन राइस। दाल कौन सी? माँ की पूरी साबुत दाल हो या कोई भी दाल हो, इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ में घी और साथ में हींग और बहुत सारी चीज़ें मिला के आप इसमें 56 प्रकार के भोग कहलाता है खिचड़ी। हमारे यहाँ पे जो है खिचड़ी का बहुत बड़ा रिवाज है, क्योंकि खिचड़ी में चावल और दाल इसलिए मिलाते हैं, एक में मिथ्योनिन और एक में लाइसिन की कमी है, दोनों मिला के अमाइनो एसिड हमारे पूरे हो जाते हैं। सो इस मौसम के अंदर में जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार में जो खान पान लिखा है, अगर वो आप खान पान खाते हैं तो आपको बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे निमोनिया के बारे में। निमोनिया एल्डरली पीपल में ज़्यादा होते हैं और खास करके बच्चों में कम। अगर ऐसा हो जाए तो इमीडिएट स्टेप्स क्या उठाना चाहिए? सर, निमोनिया तो कभी भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में और बड़ों में, एल्डरली के अंदर में पहचान में नहीं आता, डेंजरस हो सकता है, मौत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यंग में हो जाए तो आप उसको आराम से संभाल सकते हो। और अगर निमोनिया हो जाए, फिर मैं आपको डिस्टर्ब करूँ। एक उत्तर प्रदेश से कॉल है जी। नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना सवाल पूछिए। सवाल पूछिए अपना। कट गया, डिस्कनेक्ट हो जाए। हाँ, सो अगर निमोनिया किसी को सस्पेक्टेड है, अगर आपको लग रहा है कि सांस फूल रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, एक्सरे कराया तो निमोनिया है, तो यूजुअली हम लोग इसके अंदर में इमीडिएटली एडमिट करते हैं। अगर जिसकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और उनका ऑक्सीजनेशन की शरीर के अंदर में कमी है, ब्लड प्रेशर अगर उनका कम है, किडनी के, हमारे इसको कप 65 हमारा एक फार्मूला है जिससे हम पता लगा देते हैं कि भर्ती होने की ज़रूरत है कि नहीं है। हल्का सा निमोनिया है तो ओपीडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एल्डरली के अंदर में यूजुअली एडमिट करके हम इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स देते हैं और उसके बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और जहाँ तक हमारा ब्लड फ्लू का ताल्लुक है या हमारा जो फ्लू जो स्वाइन फ्लू है, इस वक्त में हमारे को उसके बारे में डेंजर करने की जरूरत नहीं है। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना सवाल पूछिए। सर, मैं नवनीत कुशवाहा बोल रहा हूँ। हाँ नवनीत, सुल्तानपुर से बोलो। सर, मेरी 20 साल एज है। लगभग कभी कभी फेफड़े में, मतलब पूरे आधे शरीर में लगभग दर्द, हल्का हल्का कभी कभी दर्द होने लगता है। ये हार्ट अटैक का लक्षण है क्या? नहीं, कहाँ पे दर्द होता है आपके? मतलब फेफड़े में पूरा। ओके, और आपकी उम्र कितनी है? मतलब आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल की उम्र है। पहली बात तो यह है कि हार्ट अटैक की बीमारी 20 साल में नहीं होती। दूसरा, हार्ट अटैक का जो दर्द होगा उसके कुछ लक्षण याद कर लीजिए। जो दर्द 30 सेकंड से कम का है वो हार्ट का नहीं है। जो दर्द 20 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, चांसेस हैं कि वो हार्ट का नहीं है। जो दर्द लोकलाइज्ड है वो हार्ट का नहीं है। तो आपका ये एक लोकल दर्द है। आप अपने डॉक्टर से बात करिए, एक्सरे करा के देख लीजिए और कोई घबराने की बात नहीं है, हार्ट के लक्षण नहीं है ये। अच्छा, तो 30 सेकंड से कम और 20 मिनट से ज़्यादा, तो हार्ट का जो दर्द होगा वो 30 सेकंड से ज़्यादा होगा। ओके। 20 मिनट से ज़्यादा का अगर है तो हार्ट अटैक हो गया। ओके। वो तो आपको एकदम से पकड़ में आ जाएगा। राइट। और लोकलाइज्ड पेन हार्ट के नहीं होते। हार्ट का पेन डिफ्यूज होता है, सेंटर ऑफ द चेस्ट के अंदर में होता है। एंड हार्ट का दर्द जलन, घुटन, दबाव, भारीपन, ये सब प्रकार से प्रेजेंट कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल चेस्ट पेन हो। और यूजुअली 40 साल के 30 साल की उम्र के बाद में अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है,
आपका डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ऐसी सिचुएशन में हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा होती है। आम आदमी को इससे घबराने की बात नहीं है। अभी दिल्ली के अंदर में एक सर्वे हुआ है, हमारा अपना भी सर्वे ये कहता है कि दिल्ली में करीबन 12% लोगों को डायबिटीज़ है और 20 से 24% लोगों को ब्लड प्रेशर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपना ब्लड प्रेशर जाके चेकअप करवा लो, और ब्लड प्रेशर को किसी भी उम्र में 120/80 से कम रखो, और फास्टिंग शुगर को 80 से कम रखो, ताकि आगे जाके आपको तकलीफ ना हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने कभी चेकअप नहीं कराया तो चेकअप जरूर करा लो। लोग कहते हैं मेरे को हेडेक तो होता नहीं, गर्दन में तो दर्द नहीं होता, मेरा सांस तो फूलता नहीं, मैं चेकअप क्यों कराऊँ। अगर आप चेकअप नहीं कराते तो गाड़ी खरीदते हो तो उसकी हर 3 महीने के बाद सर्विसिंग के लिए क्यों भेजते हो? वहाँ क्या वेट करते हो कि गाड़ी आवाज़ करेगी तब कराऊंगा? आप भेजते हो ना। आप बोलते हो कि मेरा फ्रिज है, गर्मियाँ आ रही हैं, फ्रिज की सर्विसिंग करा लो। आप कहते हो ना पंखे, अब गर्मियाँ आ रही हैं, पंखों की सर्विसिंग करा लो। आप कहते हैं कि मेरे घर में कूलर AC लगे हुए हैं, उसकी सर्विसिंग करा लो। उसी तरीके से शरीर की सर्विसिंग भी ज़रूरती है। हर 3 महीने बाद में जब भी मौसम चेंज हो तो आप अपनी सर्विसिंग ज़रूर करा लें। उससे क्या होगा, सर्विसिंग कराने से आपका जो है अगर कोई तकलीफ होगी समय में पकड़ में आ जाएगी, जिसका इलाज संभव है। ऋतुचर्या हमारे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हर 2 महीने के बाद में हमारे यहाँ पे ऋतु हमारे यहाँ पे परिवर्तन होती है। जब मेरे यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होगी तो उस टाइम पे मेरा खान पान, मेरी बीमारियाँ कम ज़्यादा हो जाती हैं। अब जैसे मेरी ऋतु परिवर्तन के अंदर में 1 तारीख से मेरे यहाँ पे उत्तरायण चालू हो जाएगा, पॉजिटिव मंथ चालू हो जाएगा, मेरा डिप्रेशन होना कम चालू हो जाएगा। 1 तारीख से लेकर 6 महीने तक उत्तरायण के अंदर में डिप्रेशन कम होता है। इसलिए हमारा सिर्फ एक ही मेजर फेस्टिवल है होली का। बाकी सारे मेजर फेस्टिवल्स मेरे दक्षिणायन के अंदर में, क्योंकि वहाँ पर जो है राजस्थान से दर्शक हैं। हाँ जी, हम लोग प्रश्न लेते हैं। जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, नमस्कार जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरे को एक पेट की बहुत बड़ी समस्या है, 6 महीने से ग्रसित हो रहा हूँ। 6 महीने से पेट की समस्या है? नहीं, कौन सी समस्या बोली? हाँ, नहीं, क्या हो रही, तकलीफ क्या होती है 6 महीने से आपको? कब्ज हो रही है। कब्ज हो रही है। आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है? हाँ, उम्र 20 साल है। 30 साल की 20 साल? 20 साल का उम्र है। तो ये कहते हैं कि मेरी उम्र 20 साल की है और मेरे को कब्ज होता है। अब कब्ज ना हार्ट से रिलेटेड है ना फेफड़ों से रिलेटेड है हमारे टॉपिक से, लेकिन फिर भी इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत जरूर कर लेंगे। कब्ज जो होती है, नॉर्मली कब्ज की डेफिनेशन अलग अलग है। कुछ लोग दिन में 1 बार मोशन करते हैं, कुछ 2 दिन में 1 बार, कुछ 3 दिन में 1 बार। अगर आपकी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट है तभी हम इसको कब्ज बोलते हैं। कब्ज एक बीमारी भी हो सकती है, एक नॉर्मल फिनोमिना भी हो सकता है। उस सिचुएशन के अंदर में हमें ये देखना है आपको पानी की डिहाइड्रेशन तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है पानी कम पीते हो, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो है कोई नर्वसनेस हो। तो कब्ज के अंदर में नॉर्मली अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो आपकी पूरी साइकी देख के आपका इलाज करेगा। आयुर्वेद कब्ज को भयानक मानता है। आयुर्वेद कहता है कि कब्ज आप ठीक नहीं करोगे, रोज मोशन नहीं होगा, तो सारी बीमारियों की जड़ आपकी कब्ज है। तो कब्ज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, केला आप खा सकते हैं, केले से कब्ज कम होती है। फाइबर जो होता है, जो बेस्ट मेडिसिन अवेलेबल है वो है त्रिफला और इसबगोल का कॉम्बिनेशन। इसको अगर आप लेते हैं दिन में 3 बार खाना खाने से पहले तो यूजुअली आपकी कब्ज ठीक हो जाती है। लेकिन कब्ज की दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। अगर आपको आदत पड़ गई तो फिर बिना दवाइयों के आपको कब्ज ठीक नहीं होगी। तो दवाइयाँ ना पड़ने के बदले अपने डॉक्टर से बात करें और अपना जो है आप त्रिफला और इसबगोल कॉम्बिनेशन को ट्राई करें। कुछ फ्रूट्स लें, सवेरे उठ के गर्म पानी पी के देखें, इससे आपकी कब्ज धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, हम लोग बात कर रहे थे सर्विसिंग कराने को, तो सर्विसिंग में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होने चाहिए? एक तो ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। नॉर्मली याद रखिए, जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है वैसे ही ह्यूमन बॉडी की सर्विसिंग होनी भी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी की सर्विसिंग 3 महीने में या 2 महीने में जाके अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपनी सर्विसिंग करें। याद रखिए, आपकी गाड़ी, आपका शरीर सबसे महंगी कार है, इसका इंश्योरेंस भी कराएं, इसकी सर्विसिंग भी कराएं। जब सर्विसिंग के लिए जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, साल में 1 बार ब्लड टेस्ट करेगा, साल में 3 या 4 बार आपका ब्लड प्रेशर चेक कर लेगा और आपको ऋतु अनुसार में आपको खान पान के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, या आपको बताएगा कि इस ऋतु में कौन सी बीमारी आ रही है, उससे कैसे बचाव कर सकें। अब जैसे मैंने कहा, अब जैसे 14 जनवरी से हमारे यहाँ पे उत्तरायण चालू हो जाएगा, माघ का महीना चालू हो जाएगा, तो वहाँ पे आ जाएगा तिल गुड़। हम लोग लोहड़ी के दिन में तिल गुड़ खाना बंद कर देते हैं। हरियाणा से जुड़े हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को मतलब कि छींके उगते आती हैं। नहीं समझ में आया।
ठीक और है। मतलब कि ये 2-3 साल की इलाज भी कराया तो ठीक नहीं हुआ। आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? सर 45 साल। 45 साल है। कहते हैं मेरे को छींके बहुत आती हैं, इसको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जी के कारण से आपकी नाक से आपको छींकों का आना, ये जैसे अस्थमा होता है, इसको नाक का अस्थमा बोलते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर में जल नीति करवाते हैं। जल नीति से क्या होता है कि आप किसी भी योगाचार्य के पास जाके जल नीति सीख सकते हो, जिससे नाक साफ करने की विधि होती है। इससे आपके जो है एलर्जी होने की संभावना कम हो जाती है। इससे भी अगर ठीक ना हो तो फिर या तो हम गोलियां देते हैं या नेजल इन्हेलर लेते हैं, इससे आप ठीक हो जाते हैं। इससे तड़पने की ज़रूरत नहीं है, इसका इलाज शर्तीय 100% है और आप इससे अपनी छींकों को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये छींकें सालों साल भी आती हैं, कुछ लोगों को सीजनल आती हैं। कुछ लोग कहेंगे कि मेरे को सिर्फ दिसंबर के महीने में आती है, कोई कहेगा मुझे अप्रैल में आती है, कोई कहेगा मुझे अक्टूबर में आती है। जिस महीने में आता है उस महीने में आपको दवाइयाँ दे के या प्रिकॉशंस लेके आपकी छींकों को ठीक किया जा सकता है। हम लोग बात कर रहे थे सर्विसिंग। vaccination। सर्विसिंग का मतलब यह है कि अगर आपको बॉडी का चेकअप कराना है तो साल में एक बार SGPT लिवर का टेस्ट, क्रिएटिनिन किडनी का टेस्ट, यूरिक एसिड हमारा ब्लड का टेस्ट जो है जॉइंट का टेस्ट है, और ECG अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो एक बार आपका ECG हो जाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल आपका 20 साल की उम्र के बाद में एक बार, पहला आप लिपिड प्रोफाइल 4 साल की उम्र में, उसके बाद में 10 साल की उम्र में, फिर 20 साल की उम्र में, और नॉर्मल है तो हर 5 साल के बाद में। ब्लड शुगर आपने पहला चेकअप करा लिया 4 साल की उम्र में, इसके बाद में आपने 20 साल में कराया, और उसके बाद में हर 3 साल के बाद में अगर आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है। इस तरीके से डॉक्टर्स आपका एक चेकअप निकाल के दे सकते हैं कि आपको कौन कौन से टेस्टों की ज़रूरत है। एक्सरे के बारे में आजकल हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन है, हम लोग नॉर्मली रिकमेंड नहीं करते कि हर साल एक्सरे कराओ। भुवनेश्वर से कॉल है, आप देखिए आपका सवाल पूछिए। हाँ, उड़ीसा से बोल रहे हैं जी। मेरा सवाल ये है कि हमको गर्मी दिन में बहुत पसीना आता है, तकिया गिर जाता है। क्या बोला? रात पे 2-3 बजे रात को अचानक नींद खुलता है और पसीना आ जाता है। नहीं, पसीना कब आता है आपको? कहिए, फिर बोलिए। पसीना कब आता है? रात को 2-3 बजे ऐसे ज्यादा दर्द होता है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरा अभी है 38। हाँ जी, 38। अब ये कहते हैं 38 की उम्र में रात को मेरे को पसीना आता है। अब ये तो मैं नॉर्मल नहीं मान सकता, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी को तो पसीना दौड़ के आए बोला पसीना आता है मैं मान सकता हूँ। अगर लेटे लेटे आपको पसीना आता है तो अपने डॉक्टर के पास जाके अपनी चेकअप करा लें। ऐसा तो नहीं है कि शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो या आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है, तो अपने डॉक्टर से जाके चेकअप जरूर करा लें। क्योंकि मैं नॉर्मल पसीना तभी कहूँगा कि ये नॉर्मल है जब सारे टेस्ट में नॉर्मल होंगे तो। ओके। सो हम जब बात कर रहे थे कि एक और कॉल है दिल्ली से, वो भी ले लें हम। जी। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। चलिए कोई बात नहीं जी। तो हम जहाँ तक सर्विसिंग की बात कर रहे थे, तो सर्विसिंग अपनी आपका डॉक्टर आपके लिए दिनचर्या ऋतुचर्या सारा बना के दे सकता है और देख सकता है कोई ऐसी बीमारी ना हो जो पहले से पकड़ में आ जाए। अगर आपका ब्लड प्रेशर इज ए साइलेंट किलर, थायराइड इज ए साइलेंट किलर, हार्ट अटैक इज ए साइलेंट किलर, डायबिटीज इज ए साइलेंट किलर। साइलेंट किलर का मतलब है कि 10 साल तक ये बीमारी बिना सिम्टम्स के रह सकती है। याद रखिए, हार्ट अटैक ना गिफ्ट में दिया जा सकता, ना गिफ्ट में लिया जा सकता। आपको कम से कम 10 साल प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पड़ेगा, तब जाके आपको हार्ट अटैक नसीब में मिलेगा। यानी कि 10 साल तक ये बीमारी साइलेंट रहती है, और 10 साल बहुत होती हैं आपको बीमारी को पकड़ने के लिए। अगर आप चेकअप कराते हैं तो 10 साल पहले बीमारी को पकड़ सकते हैं, और बीमारी को पकड़ सकते हैं तो फिर दवाइयों से आप इसका इलाज भी करवा सकते हैं। और हार्ट की बीमारी तो रिवर्सिबल है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से रिवर्सिबल भी है। कानपुर से कॉल है, बताएंगे। जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मुझे अपने हार्ट में लगातार कुछ दर्द सा महसूस होता रहता है। वो कभी भी मुझे एक नॉर्मल जो फीलिंग है वो नहीं महसूस होती, बाएं हाथ से लेके और हार्ट तक। आपकी उम्र कितनी है? हार्ट से रिलेटेड किसी बीमारी के लक्षण है या कुछ और? आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 38 है। नॉर्मली एक आदमी को कि 24 घंटे उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे को हार्ट की तकलीफ हो रही है। ये हार्ट की तकलीफ हो नहीं सकती। हार्ट की तकलीफ कभी भी हार्ट अटैक के लक्षण नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको मिस बीट्स आती हों तो वो मिस बीट आपको लगता होगा कि मेरे को भारीपन महसूस हो रहा है। ये मिसिंग बीट, यस, ये हो सकती हैं। और मिस बीट का सिंपल फार्मूला चल के देख लीजिए। अगर चलेंगे, थोड़ा सा तेज चलेंगे तो मिस बीट गायब हो जाएंगी, आपकी हार्ट की तकलीफ खत्म हो जाएगी। तो चल के देखिए,
चलने के बाद में तकलीफ खत्म हो जानी चाहिए कि फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो जाके अपना एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट डॉक्टर से करा लीजिए, उससे पता लग जाएगा। ओके, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे खान पान के बारे और ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग खास करके देखा जाता है कि दवा लिए तो ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, फिर 6 घंटे बाद या 8 घंटे के बाद फिर ब्लड प्रेशर बढ़ गया। तो इसका जो चेकअप है, नॉर्मल चेकअप कब कब करना चाहिए? ब्लड प्रेशर, पहला ब्लड प्रेशर 4 साल की उम्र में चेकअप हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर कंजेनाइटल कोई भी बीमारी है उससे ब्लड प्रेशर 4 साल में आपको पकड़ सकते हैं। 20 साल के बाद में तो हर साल होना चाहिए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है फिर आपका डॉक्टर एडवाइस करेगा कि हाउ ऑफन आपका ब्लड प्रेशर चेकअप होना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक साइलेंट बीमारी है। पहली बार जब ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ तो दोनों हाथों का, दोनों पैरों का चेकअप कराओ। ये भी हो सकता है कि एक हाथ में दूसरे हाथ में डिफरेंस हो, ये भी हो सकता है हाथ का और पैर का डिफरेंस हो, उससे बहुत सारी बीमारियां हम लोग पकड़ सकते हैं। सो डॉक्टर के पास जाके अगर आप रेगुलरली ब्लड प्रेशर चेकअप कराते हो और किसी भी उम्र में 120/80 से कम रखें। लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास गए, कहते हैं आधा घंटे मुझे बैठने दो, उसके बाद बीपी चेक करना, ज़्यादा ना निकल आए। हम चाहते हैं किसी भी मूवमेंट में, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, सीढ़ियाँ भागो, दौड़ो, आपका बीपी नॉर्मल आना चाहिए। लोग क्या कहते हैं कि मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ के आया था इसलिए बीपी बढ़ गया होगा। अपने मन को सांत्वना ना दो, सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में भी बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, क्रिकेट खेलने के बाद में भी बीपी नहीं बढ़ना चाहिए, दौड़ने के बाद में भी बीपी नहीं बढ़ना चाहिए। किसी भी उम्र में अपने बीपी को कंट्रोल में रखो। बीपी को कंट्रोल करने के लिए सारा प्रिकॉशन मैंने कहा है, नमक साथ में ज़रूर कम खाना चाहिए। नमक के लिए याद रखें, एपीसी की गोली, अचार, पापड़, चटनी, बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसे कम खाएं। जितना नमक कम खाओगे आपका ब्लड प्रेशर उतना ही कम में रहेगा। ओके, और जो खास करके जो मेडिकेशन पे हैं उनके लिए मैं जानना चाहता हूँ कि एक दवा लिए मॉर्निंग में तो उसके बाद फिर इवनिंग में और जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, कुछ दवाइयाँ 8 घंटे काम करती हैं, कुछ 12 घंटे, कुछ 24 घंटे। जो 24 घंटे की दवाइयाँ काम करती हैं वो यूजुअली 20 या 21 घंटे काम करती हैं, वो दवाई रात को लेनी चाहिए। जो दिन में 2 बार लेते हैं 12 घंटे के इंटरवल पे होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हमेशा होगा, 30 तक का ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन एक दिन के अंदर में हो सकता है, ऊपर नीचे ब्लड प्रेशर हो सकता है। अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो ब्लड प्रेशर को हमेशा नॉर्मल रखें। कई बार लोग क्या कहते हैं कि लोगों का ब्लड प्रेशर सुबह ज़्यादा होता है, कुछ लोग शाम को जाके बीपी चेक कराते हैं, हमेशा नॉर्मल आता है, सुबह बढ़ जाता है। सो हमेशा ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का जो टाइम है वो सुबह 8 और 9 बजे के बाद में डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराएं, क्योंकि शाम का ब्लड प्रेशर हो सकता है आपका नॉर्मल आए और आपका ब्लड प्रेशर जो हाई होता है वो आपका मिस हो जाए। और कई बार क्या होता है, आजकल तो नई डेफिनेशन आ गई है कि 24 घंटे का ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ, तभी उससे पता लगेगा कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। अदरवाइज दिन में हो सकता है 12 घंटे नॉर्मल रहे और 12 घंटे आपका ब्लड प्रेशर जो ज़्यादा रहे। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर रात को नहीं गिरता उनको ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसको बोलते हैं नाइट डिप, अर्ली मॉर्निंग सर्च। अर्ली मॉर्निंग में कितना बढ़ा और नाइट को कितना कम हुआ, ये दोनों बताते हैं हमारे को कि ब्लड प्रेशर से डेंजर होने के चांसेस कितने हैं। एक महाराष्ट्र से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर अभी मेरी, हेलो, हाँ जी बोलिए। अमोल पाटिल बोल रहा हूँ। बोलिए। अभी हमने मेरे पास का लिया है, चेक किया है। क्या चेक किया है? चेस्ट पे। हाँ, उनको चेक सब रिपोर्ट तो समझ में आ रहा। फिर से अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर बोल रहे, आपकी आवाज कट कट कर आ रही है। अपना टेलीफोन, अपना टीवी का वॉल्यूम कम करिए, फिर बोलिए। हाँ, थोड़ा बाहर है। हाँ, तो मैं कहा तो उनको डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने को बोला अभी। सब रिपोर्ट नहीं ले, थोड़ा हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा था उनको सुबह। मैं इसको जनरल वे में ले लेता हूँ, मुझे पूरा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मुझे सिर्फ एक ही वर्ड नज़र में आया कि एंजियोग्राफी इन्होंने बोली है। कि देखिए, मैं एक चीज़ को बड़ा सिंपल वे में समझा देता हूँ कि एंजियोग्राफी कब कराते हैं। मेरे हार्ट के अंदर में 3 आर्टरीज़ हैं जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज़ बोलते हैं। ये तीनों आर्टरी एक रोड की तरह है। इस रोड के अंदर में दोनों तरफ दुकानें हैं जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं। जब एंक्रोचमेंट होती है तो लोग क्या करते हैं, दुकान का सामान बाहर पटरी पे ले आते हैं। ये मेरा स्टेज 1 ब्लॉकेज है कि आपकी पटरी के अंदर में फ्लो कम हो गया। फिर ये लोग क्या करते हैं कि सड़क पे सामान बेचना चालू कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लेग और ब्लॉकेज। शुरू में जो लोग सड़क पे सामान बेचते हैं तो अपना जो सामान बेचते हैं फोल्डेबल टेबल के ऊपर लगाते हैं ताकि कभी भी बाहर निकाल सके, उसको बोलते हैं सॉफ्ट प्लेग। और जब वो उसको परमानेंट गाड़ देते हैं, अपने सामान को बाहर एंक्रोच कर देते हैं सड़क को, इसको बोलते हैं परमानेंट प्लेग, जिसको हम बोलते हैं हार्ड प्लेग, कैल्सीफाइड प्लेग।
और एकदम से ट्रैफिक ज़्यादा आ जाए और मेरा सामान सड़क का जो है बिखर जाए, सड़क के ऊपर गिर जाए, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रैफिक मेरा जो है एकदम से मेरा ट्रैफिक रुक गया। जब मेरा ट्रैफिक कम है और उसके साथ में गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, उसको बोलते हैं एंजाइना। जब ट्रैफिक बहुत स्लो हो गया, कंटिन्यूस हॉर्न बन रहा है, उसको बोलते हैं प्री हार्ट अटैक और कंटिन्यूस एंजाइना। ट्रैफिक मेरा रुक जाए लेकिन गाड़ियां चल रही हैं, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और ट्रैफिक रुक जाए, गाड़ी भी बंद हो जाए, उसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले जगह जगह रेड लाइट ग्रीन लाइट लगाते हैं, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जिससे हमारा ट्रैफिक चालू हो जाता है और डिसिप्लिन में चलता है। दूसरा होता है कि हम एक इंस्पेक्टर खड़ा कर देते हैं जो फ्लो को डाइवर्ट करता है, इसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल के साथ में ड्रग मैनेजमेंट, कार्डियोलॉजिस्ट मैनेजमेंट। इससे आपका ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल में आ जाता है। अभी भुवनेश्वर की कॉल है लेकिन मैं इसको खत्म कर दूं, आप थोड़ा वेट करिए भुवनेश्वर से। इसके बाद में अगर आप उससे काम नहीं चला तो आप एक आर्किटेक्ट को हायर करके सड़क के नक्शे बनवाते हो, जिसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, और देखते हो सड़कें चौड़ी हो सकती हैं। सड़कें चौड़ी हो सकती हैं तो एंजियोप्लास्टी, चौड़ी करने के बाद में वहाँ रेलिंग लगाती, स्टेंटिंग, नहीं तो ऊपर पे फ्लाईओवर बनवा दिया, बाईपास। ये सारी कंडीशंस आप एंजियोग्राफी तभी कराओगे जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो जाए। भुवनेश्वर से कॉल है, बताइए। जी नमस्कार, आज का में आपका स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्ते सर मेरा एक छींक हो रहा है नाक से। नाक पे ये सर ये करीब 1 साल से मेरा हो रहा है और हर महीने हो रहा है। ये डॉक्टर से एलोपैथी मेडिसिन लेने से ये कम हो जाता है। नहीं, क्या हो रहा है? नाक बंद हो रही है, क्या हो रहा है? नाक बंद हो जाए, नाक में पानी बह जाता है। नाक में पानी बहता है, नाक बंद हो जाती है। इनके अंदर में इनको जो है डीएनएस होगा, डेविएटेड नेजल सेप्टम होगा, जिसकी नाक की कैविटी में से एक छोटी होगी एक बड़ी होगी, और उस कारण से इनके नाक का जो टर्मिनेट है वो हाइपरट्रॉफी हो जाता है। इससे इनको बार बार नाक के अंदर में इन्फेक्शन होने के कारण से साइनसाइटिस हो जाती है। तो अपने डॉक्टर से जाके बात करें, डॉक्टर आपका साइनस का एक्सरे करेगा, एंटीबायोटिक्स देगा, दवाइयाँ देगा, जल नीति के लिए बोलेगा, नेजल वॉश के लिए, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को किसी को 12 घंटा या 24 घंटा का इफेक्ट रहता है, तो 24 घंटा ब्लड प्रेशर को नापना में एक मशीन आती है जिससे आप 24 घंटे की मशीन लगा के 24 घंटे का हर 15-15 मिनट के बाद में आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। और उसके बाद में कंप्यूटर से निकाल देते हो, आपको पूरा बता देगा कि दिन भर का एवरेज कितना है, लोअर्स कितना है, हाईएस्ट कितना है, कब हुआ, खा रहे थे तो कितना ब्लड प्रेशर था। जैसे पल्स रेट का होल्डर होता है, सही ब्लड प्रेशर का होल्डर कहलाता है। इसको एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बोलते हैं। और अब ये नई गाइडलाइंस के अनुसार में इसका आप डायग्नोसिस और हाइपरटेंशन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा प्रेडिक्टिव। इंडिया के अंदर में अभी भी हमारे को थोड़ा डाउट है, क्योंकि जहाँ पे उसी टेम्परेचर में जहाँ पर आप एक टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो वहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो टेम्परेचर क्योंकि यहाँ तो रात में कुछ दिन में कुछ, इसलिए हॉस्पिटल की सेटिंग में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ पे आप एक 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रखते हो। आम आदमी के लिए इंडिया के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स अभी तक इतने रिलायबल नहीं है। ओके, सो डॉक्टर साहब आपने बताया कि अगर ब्लड प्रेशर अधिक हो तो आपको मेडिसिन को बढ़ा देना चाहिए। तो ऐसा करने से जनरली पेशेंट लोग कहते हैं, घबराते हैं और नहीं करते हैं। तो अक्सर लोग घबराते हैं कि मेरे को दवाइयाँ बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। अब देखिए, आप खाना खाते हो तो चावल के दाने नहीं गिनते, दाल के दाने नहीं गिनते, मटर के दाने नहीं गिनते। अगर आपको ज़रूरत है डॉक्टर द्वारा तो जितनी दवाई दी जा रही है उसको उसी मात्रा में लीजिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। कम खाने से भी नुकसान है, ज़्यादा खाने से भी नुकसान है। ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि दवाई कब बढ़ानी है, कितनी मात्रा में बढ़ानी है। तो ध्यान रखिए, ये मत सोच के चलिए कि दवाई चर्चा करेंगे। एक कानपुर से दर्शक हैं, उनका प्रश्न लेते हैं। जी नमस्कार, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर नमस्कार, मैं निशांत कलेला बोल रहा हूँ जी। हाँ निशांत बोलो। हेलो। जी बोलो निशांत। मैं निशांत कलेला बोल रहा हूँ सर जी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था कि गर्मी में क्या ब्लड प्रेशर अधिक रहता है, कम हो जाता है, और सर्दियों में अधिक रहता है? नॉर्मली सर्दियों के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। सर्दियों में जो नीचे का ब्लड प्रेशर है वो अर्ली सर्दी में और लेट सर्दियों में ऊपर का ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अर्ली मॉर्निंग और ज़्यादा होते हैं, पूर्णिमा के समय और ज़्यादा होते हैं। तो दिसंबर की पूर्णिमा और जनवरी की पूर्णिमा सबसे ज़्यादा डेंजरस होती है पूरे साल के अंदर में ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए। ये भी याद रखिए कि हमारा ब्लड प्रेशर टाइट की तरह है। समुद्र में जैसे टाइट्स होती हैं, मेरे शरीर के अंदर में जो टाइट्स होती हैं उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं। एक हाई टाइट, एक लो टाइट। जो टाइट जब टाइट ज़्यादा होंगी मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा। तो सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठने के 3 घंटे के अंदर अंदर
द टाइम जब समुद्र में टाइड्स होती हैं उस टाइम में ज़्यादा होता है, और पूर्णिमा के समय में ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सर्दियों में खास करके कब कब ब्लड प्रेशर चेक, एक मॉर्निंग में चेक कर ले? जब भी ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ मॉर्निंग में कराओ और रेगुलरली कराओ, लेट योर डॉक्टर डिसाइड कि कब कब चेकअप करना है। अर्ली मॉर्निंग सर जो आप बात नहीं, अर्ली मॉर्निंग का मतलब है कि नॉर्मली उठने के 3 घंटे के अंदर अंदर, नॉर्मली अगर आप 6 बजे उठते हो तो 9 बजे तक भी अगर ब्लड प्रेशर चेक कराते हो तो आपको पता लग जाएगा बढ़ा हुआ है कि नहीं है। 3 आवर्स आफ्टर गेटिंग अप, दैट इज इंपॉर्टेंट। नॉर्मली वी एक्सपेक्ट कि लोग 6 बजे उठेंगे, हम ये नहीं कह, अगर कोई 8 बजे उठ रहा है तो 9 बजे कराए। तो बेस्ट टाइम टू गेट ब्लड प्रेशर चेकअप डन इज बिटवीन 8 and 9, और उसी टाइम पे सारे अस्पताल खुले होते हैं। और जो घर पे भी लोग रखते हैं आजकल जो डिजिटल, घर के डिजिटल ब्लड प्रेशर के बारे में मेरी मान्यता नहीं है, क्योंकि आपका टेम्परेचर डिफरेंस, उसकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, मैं उसको पर्सनली रिकमेंड नहीं करता। ओके, तो फिर भी कुछ हद तक जो डायग्नोसिस के लिए नहीं, आप बाद में मॉनिटरिंग के लिए आप चेकअप कर सकते हैं, बट डायग्नोसिस के लिए अपने डॉक्टर के पास जाके अपना जो एनराइड ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होता है उसी से चेकअप कराएं। एक महाराष्ट्र से दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर साहब, पहले तो मैं डॉक्टर के अग्रवाल साहब से कहना चाहूंगी, वो जो भी कहते हैं वो हमें बहुत पसंद आता है। नमस्कार। वो हमेशा हम देखते रहते हैं, और कोई भी चैनल चलता है जहाँ पे भी अग्रवाल साहब दिख जाते हैं तो हम वो पहले प्रेफरेंस से देखते हैं। थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है था कि मेरी एज 62 ईयर्स है, कितनी? और जो भी ऑर्थोपेडिशियन के पास मैं जाती हूँ तो मुझे कहते हैं वॉक करिए, पर वॉक करती हूँ तो मेरे नी जॉइंट में और ज्यादा दर्द देता है, तो इसका मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि वॉक करने के लिए बोलते हैं और वॉक में कर नहीं सकती, मेरी नी के अंदर में दर्द होता है। जिनको नी में दर्द होता है, नंबर 1 अपना वजन कम करो, 5 से 10 किलो अपना वजन कम करो। उसके लिए चीनी, चावल, मैदा 0 कर दो, और अनाज हफ्ते में 2 बार ना खाओ, तो आपका वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप बैठते हो तो लो चेयर में ना बैठो, लो बेड पे ना बैठो, अकड़ू करके ना बैठो, पद्मासन मत लगाओ, वज्रासन मत लगाओ, उसके बाद बढ़ने से नी का पेन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा, अगर आपके आसपास कहीं स्विमिंग पूल है और आपके पास में उसकी एक्सेस है, अगर आप स्विमिंग में पानी के अंदर में जाके एक्सरसाइज करेंगे नी की, तो एक्सरसाइज ज़्यादा होती है। चौथा, जो स्विमिंग पूल में जाके जिनको पानी की एक्सेस नहीं है, नदी घर के आसपास नहीं है, तो वो साइकिल करें। मैं कहता हूँ आधा घंटा बैठ के रोज़ एक पिक्चर का सीरियल देखें टीवी के अंदर में, और उस टाइम पे स्टेशनरी साइकिल को करते रहे। अगर आप साइकिलिंग करोगे तो क्या होगा, आपकी थाई की मसल स्ट्रांग हो जाएंगी, जिससे आपको जो है घुटने के अंदर में दर्द होना चालू बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, एक नया फार्मूला है गर्म और सर्द का, कि आप दोनों घुटनों के अंदर में आप 2 तौलिए ले लीजिए, दोनों तौलियों के अंदर में गर्म पानी के साथ में 20 सेकंड सेक करिए, 10 सेकंड सेक हटा दें, फिर 20 सेकंड, फिर 10 सेकंड हटा दें। ऐसा आप 10 साइकिल करिए। तो उसके बाद में आप ठंडे बर्फ़ के पानी से इसका सेक करें, 20 सेकंड सेक करें, 10 सेकंड हटा दें, 20 सेकंड सेक करें, 10 सेकंड हटा दें। ऐसी अगर आप 4 या 5 साइकिल करते हो तो घुटनों का दर्द कम हो जाएगा। उसके बाद में आप एक्सरसाइज कर सकेंगे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि गोली खा के एक्सरसाइज कर लें, मैं नॉर्मली उसके खिलाफ हूँ कि आप नेचुरल वे में दर्द हटा के अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, पैदल चलने से घुटने का दर्द कम नहीं होगा, लेकिन हाँ साइकिल करने से बैठे बैठे भी साइकिल कर सकते हैं, या स्टेशनरी साइकिल पे अगर आपने थाई मसल्स को स्ट्रांग बना दिया तो आपको दर्द घुटने का आगे जाके कम हो सकता है। डॉक्टर साहब, मैं कुछ जो घरेलू नुस्खे लोग अपनाते हैं सर्दियों से बचने के लिए, खास करके शहरों में हीटर, गांव में आग के साथ तापना और गर्म पानी से एकदम से सर्द गर्म नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए एकदम से सर्दी में गर्मी में चले गए, एकदम से गर्मी में सर्दी में आ गए। नॉर्मली मैंने कहा घर में हीटर भी है तो आप आधा घंटा निकलने से पहले इसको बंद कर दें, और निकलें तो आप मंकी कैप पहन के निकलें, ये सही है। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके चक्कर में आग के पास जाके बैठ जाएंगे, फिर हुक्का पीना चालू कर देंगे, ये शरीर के लिए डेंजरस हो सकता है। और हार्ट अटैक के मरीज याद रखें कि घर में एस्पिरिन वाटर सॉल्युबल की गोली जरूर रखें। अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया, वाटर सॉल्युबल गोली 300 मिलीग्राम की आप चबा लें तो मरने की संभावना 22% कम हो जाती है। ओके, एस्पिरिन का गोली वाटर में डाल के, वाटर सॉल्युबल एस्पिरिन डिस्प्रिन के नाम से आती है, उसको चबा लें या पानी में घोल के पी लें। अगर हार्ट अटैक है तो आप मरोगे नहीं। ओके, सो सबसे आसान तरीका है उसको प्रिवेंटिव मेजर्स। जी हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स का बहुत बड़ा आसान तरीका है, फार्मूला ऑफ 80 हमेशा याद रखिए। और गर्म पानी से स्नान भी लोग करते हैं, उसके लिए आपको क्या कहना है? ठीक है, गर्म पानी में कोसे वाटर से अगर आप स्नान करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगेन एकदम से गर्म और एकदम से सर्द को हमें अवॉइड करना है, वही बेसिक प्रिकॉशंस हैं। और 13 जनवरी तक लोग यूजुअली गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। 13 जनवरी के बाद में जैसे उत्तरायण स्टार्ट होगा, हमारा माघ का महीना स्टार्ट होगा, माघ का स्नान चालू हो जाएगा, उस वक्त में मेरे को पानी, आप ठंडे पानी का इस्तेमाल धीरे धीरे उस टाइम पे कर सकते हैं। और
15 दिन के बाद में ठंडे पानी का महत्व आ जाएगा। उसमें माँ के स्नान में सूर्य स्नान बहुत ज़रूरी है और ससमी तिल का खाने का बहुत बड़ा महत्व आएगा। पूरे माँ के महीने में तिल की महिमा है कि जितना आप तिल खाएंगे उतना शरीर के लिए अच्छा होगा। चलिए, खाने के बाद की तो लास्ट क्वेश्चन मैं यही पूछूंगा कि क्या क्या खाने में ऐड कर देना चाहिए सर्दियों में, ताकि वो सर्दियों में तो अभी खिचड़ी का समय है, अभी गुड़ तिल जो चीज़ें हम लोहड़ी के दिन में जला के फेंकते हैं वो सब चीज़ें अभी खाओ, लोहड़ी के दिन में बंद कर दो। यानी कि मूंगफली, गचक और जो है तेल, ये सारी चीज़ें जो है हमारा इस सीज़न के अंदर में। और खिचड़ी का बहुत बड़ा प्रधान है कि इस टाइम पे आप खिचड़ी आप खा सकते हैं, लेकिन जो भी खाएं कम खाएं, ज़्यादा खाना मत खाएं और अपने आप को बचा के रखें और शराब का सेवन ना करें। लोग कहते हैं कि शराब पीने से मेरी जो है सर्दी खत्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। और याद रखिए, सिगरेट इस मौसम में जानलेवा हो सकती है। मित्रों, डॉक्टर के अग्रवाल ने हृदय और सीने से जुड़ी हुई बीमारियों और किस प्रकार इसको रोकथाम किया जाए और साथ ही किस प्रकार खान पान और आदत को बदलने से इन खतरनाक बीमारियों से हम बच सकते हैं, इन सभी पहलुओं पर चर्चा किए। इसके लिए इनको काफ़ी धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद, आप लोगों ने इसे देखा और इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट भी किए, इसलिए आपको धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।